चलो आज हम लोग ना सोडियम कार्बोनेट शुरू करेंगे। सोडियम कार्बोनेट पिछले क्लास NaOH के बारे में, कॉस्टिक सोडा के बारे में डिटेल डिस्कशंस किए थे और यही चैप्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट NaOH था। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट वन इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, और इसको हम लोग सॉल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वे प्रोसेस, चाहे इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोला जाता है। अमोनिया सोडा प्रोसेस, इसमें रॉ मटेरियल्स के तौर पर क्या क्या चीज यूज है? अमोनिया रिक्वायर्ड है। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली सोर्स ऑफ कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे इसमें चार बेसिकली स्टेप होता है। एक होता है अमोनिया एब्जॉर्बर, अमोनिया एब्जॉर्बर। एक चीज और आप ध्यान रखें, ये ब्राइम सॉल्यूशंस में ना, ब्राइम सॉल्यूशंस में इम्प्यूरिटीज के तौर पर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया एब्जॉर्बर में क्या करते हैं, हम लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम लोग हटाते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट के रूप में हम नीचे सेटल करवाते हैं। तो अमोनिया एब्जॉर्बर में क्या होता है, देखो क्या बोला गया है, सैचुरेशन ऑफ ब्राइम सॉल्यूशन विद अमोनिया। इसमें क्या होता है, अमोनिया जो है, अमोनिया का वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं। क्या फॉर्म होगा, अमोनियम कार्बोनेट, एक सॉल्ट फॉर्म होगा अमोनियम कार्बोनेट। बेसिकली क्या हो रहा है, अमोनिया और कार्बोनिक एसिड के बीच रिएक्शंस हो रहा है, अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। अमोनियम कार्बोनेट, ये जो अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, ये क्या करेगा, जो NaCl ब्राइम सॉल्यूशन के अंदर इम्प्यूरिटीज है उसको हटाने में हेल्प करेगा। ये कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो इम्प्यूरिटीज है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि यहाँ से फॉर्म हुआ है उससे रिएक्ट करेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट इम्प्यूरिटीज प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा नीचे। आगे हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम कार्बोनेशन टावर बोलते हैं। कार्बोनेशन टावर, बेसिकली इस टावर में क्या फॉर्मेशन होता है, इंसॉल्युबल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, ये जो अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन जब करवाएं तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर ये कंप्लीट रिएक्शन होता तो अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म होता, अगर पार्शियल रिएक्शन होगा तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा। और ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हुआ है, ये फिर क्या करता है, NaCl से रिएक्ट कर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली केटायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा है। अमोनियम आयन क्या करेगा, Cl माइनस आयंस उठा लेगा, और ये Na प्लस आयंस क्या करेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के साथ फॉर्म कंबाइन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो गया। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की ये स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है क्या, ये पानी में इंसॉल्युबल होता है। अगर एक क्वेश्चन और पूछा करते हैं, क्या सॉल्वे प्रोसेस से हम क्या K2Cr CO3 बना सकते हैं, क्या पोटासियम कार्बोनेट बना सकते हैं क्या, तो हम लोग बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस से कभी भी हम K2Cr2O3 बना नहीं सकते हैं। क्यों, इसका रीजन सेकेंड स्टेप ही होता है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हुआ। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम KCl से करा देते तो यहाँ पर क्या हो जाता, KSCO3 फॉर्म हो जाता। और आपको पता होना चाहिए कि KSCO3 पानी में सॉल्युबल होता है। तो हम वहां पर क्या करते, जैसे इस स्टेप में क्या कर रहा है, इनसॉल्युबल पार्ट और सॉल्युबल पार्ट को हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर KHCO3 होता, वो पानी में सॉल्युबल्स है, तो वहां पर हम लोग इम्प्यूरिटीज को सेपरेट नहीं कर पाते, वहां पर आपको दो पार्ट नहीं मिलता। इसलिए हम K2CO3 को कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते इस प्रोसेस से। तो ये सेकेंड स्टेप में आपको इंसॉल्युबल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, हम लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट करने के बाद ये थर्ड स्टेप तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है, देखो थर्ड स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। और ये फोर्थ स्टेप रिकवरी स्टेप है। इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो यहाँ पर
यहाँ पर फिल्ट्रेट के रूप में मिला था। फिल्ट्रेट के जब हम फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर से तो फिल्ट्रेट एक होता है, एक फिल्ट्रेट होता है जो कि फिल्ट्रेट में जो आपको ये मिलेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट और ये डिकम्पोज हो जाता है और कार्बोनिक एसिड में डिकम्पोज हो जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये सेकेंड स्टेप में जो कि आपको अमोनियम क्लोराइड मिला था, अमोनियम क्लोराइड देखो आप यहाँ पर भी मिला था, अमोनियम क्लोराइड देख सकते हो आप, अमोनियम क्लोराइड यहाँ जो मिला था, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन, ये जो कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर कर एक प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, जो कि बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट। और साथ ही साथ अमोनिया गैस भी बनाता है। अमोनिया गैस जो यहाँ पर बना वो फिर से क्या होता है, यहाँ पर यूज हो सकता है, अमोनिया गैस जो बना यहाँ पर यूज हो सकता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शंस में सोल्वे प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट क्या होता है आपसे पूछा जाए, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इज द बाय प्रोडक्ट। जैसे इसके पहले कौन सा प्रोसेस बताए थे अगर याद हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, उसमें बाय प्रोडक्ट क्या था, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। और साथ ही साथ अमोनिया भी जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या हम लोग रिकवरी की तरह यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया जो यहाँ पर फॉर्म हुआ उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, इसको रिसाइकल कर सकते हैं, यहाँ पर रिसाइकल कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यही है आपका कौन सा प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। वही चीज जो मैं बता रहा था, सोल्वे प्रोसेस से K2Cr2O3 नहीं बना सकते हैं। अब ये हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हम इसके पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, पानी मीन्स बेसिकली H+ और OH-। तो आप क्या करो, Na+ को OH- दे दो और ये कार्बोनिक एसिड को H+, कार्बोनिक H हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस को H+ दे दो, मीन्स ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और NaOH बन जाएगा। अगर आपसे पूछता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेसिकली इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है और साथ ही साथ वीक एसिड मिल रहा है। इन जनरल रिएक्शन को कैसे कराया देखो, ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन पानी से क्या लिया, किया, H+ लेने के बाद क्या किया, OH- आयन और कार्बोनिक फॉर्म
नेक्स्ट देख लीजिए इसका हीटिंग इफेक्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, चाहे कार्बोनेट आयन हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या कार्बोनेट आयन हो, दोनों को हीट करने पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एम्फोप्रोटिक एम्फोटरिक नेचर्स। एम्फोटरिक नेचर्स का मतलब होता है ये एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी काम करेगा। जैसे देखो ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है मीन्स बेस है, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। यहाँ पर देखो ये H+ लूज भी कर सकता है, तो ये H+ गेन भी कर सकता है, H+ लूज भी कर सकता है, एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की भी तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये एम्फोटरिक नेचर्स का है, एम्फोटरिक नेचर्स का है। नेक्स्ट है इसका यूजेज, जैसे ये बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, बेकिंग पाउडर, एफरवेसेंस ड्रिंक्स में भी यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। एंटा एसिड, एंटा एसिड जैसे एसिडिटी हो जाता है, हम लोग एक्सेसिव फूड लेते हैं तो एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी मतलब क्या, हम लोग के बॉडी में एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एंटा एसिड लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड में बेसिकली बेस, और जैसे ये एक एंटा एसिड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटा एसिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट का कुछ प्रॉपर्टीज। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये हीटिंग इफेक्ट है इसका। देखो अगर हम पहले हीट करेंगे तो क्या होगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर जाता है, इसी प्रोसेस को हम एफ्लोसेंस बोलते हैं, एफ्लोसेंस। ये कंप्लीटली 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज नहीं करता है, पहले फर्स्ट स्टेप में 9 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है, उसको थोड़ा और हीट किए तो एक और वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर जाता है, और ये जो बनता है उसको हम सोडा एस बोलते हैं, सोडा एस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस बोला, जैसे ये जनरल, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस किए थे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला था, यहाँ पर भी इसका भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रो H2CO3 इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको भी बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, बेसिकली इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। फिर रिएक्शंस विद सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन शायद पहले भी बताया था, यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट बेस है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये एक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको पानी में डालते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, सोडियम पार्ट पार्ट क्या करेगा, SO3 2- से कंबाइन होकर सोडियम सल्फेट बनाएगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और फिर ये जो सोडियम सोडियम सल्फाइड बना, ये सोडियम सल्फाइड फर्दर सल्फर के साथ रिएक्ट कर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जेई में पूछा हुआ है कि सोडियम सोडियम सल्फाइड सल्फर के साथ कंबाइन कर ध्यान रखना है क्या बनाता है, सोडियम सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन, दैट इज सोडियम थायो सल्फाइड आयन, सोडियम थायो सल्फेट आयन बनाता है, सोडियम थायो सल्फेट आयन। और अगर एक क्वेश्चन पूछे कि हाइपो सॉल्यूशन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो क्या बोलोगे, बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन थायोसल्फेट आयन, क्या होगा। सर +2। +2, हाँ +2 बिल्कुल सही है। शायद हमें लगता है कि 1-2 पहले क्लास ही बताए थे, सोडियम सोडियम थायोसल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। चलो गुड, आगे देखो, देखो सिलिकेट के साथ
फिर नेक्स्ट है रिएक्शंस विद सॉल्ट। रिएक्शंस विद सॉल्ट, तो ये नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं, बेसिक सॉल्ट बनाते हैं, बेसिक सॉल्ट बनाते हैं। तो ये भी, ये देखिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीज हो गया, सिल्फर हो गया, आयरन के साथ कंबाइन होकर नॉर्मल सॉल्ट बनाता है, नॉर्मल कार्बोनेट बनाता है। ये सब क्या है, नॉर्मल कार्बोनेट है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस के साथ रिएक्ट कर कर बेसिक कार्बोनेट बनाता है। बेसिक कार्बोनेट, ये रिएक्शंस बेसिकली क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। मैग्नीज के साथ क्या करो, मैग्नीज केटायन के साथ कार्बोनेट बना दो, और दूसरा सोडियम के साथ सल्फेट बना दो। इसमें भी देखो, आयरन के साथ कार्बोनेट और सोडियम के साथ सल्फेट। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट के साथ सोडियम कार्बोनेट कंबाइन होकर नॉर्मल कार्बोनेट बनाता है। तो मैग्नीज हो, सिल्वर हो, आयरन हो, इन सब के साथ कंबाइन होकर नॉर्मल कार्बोनेट बनाता है। बट बेसिक कार्बोनेट किसके किसके साथ बनाता है, ये बात ध्यान रखना। और ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉपर वाला होता है, कॉपर, ये कॉपर वाला ज्यादा पूछा करते हैं। इसके लिए कोड भी बनाया गया है। क्या कोड है, ये कोड, पंडित जानकीनाथ कुत्ता मांगे। पीवी मतलब पंडित, जेडन मतलब जानकी दास, सीयू मतलब कुत्ता, मांगे मतलब मैग्नीशियम। ये सब वो एलिमेंट है जिसके साथ सोडियम कार्बोनेट कंबाइन होकर बेसिक कार्बोनेट बनाता है। जैसे कॉपर के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन कर कर क्या एक तो बनाएगा सोडियम, एक तो बनाएगा कॉपर कार्बोनेट बनाएगा ही, और ये साथ साथ कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इसी कॉपर के हाइड्रोक्साइड के कारण, फॉर्मेशन के कारण, ये बेसिक नेचर्स का होता है। यहाँ पर जैसे इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम कार्बोनेट किस किस एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर बेसिक कार्बोनेट बनाता है। फिर उसके बाद देखो लिथियम, लिथियम जो होते हैं, लिथियम जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन से, लिथियम नॉर्मल कार्बोनेट फॉर्म करता है, बट मैग्नीशियम फॉर्म बेसिक कार्बोनेट। ये ध्यान रखना है, लिथियम जो होता है नॉर्मल कार्बोनेट बनाते हैं, बट मैग्नीशियम आप देख रहे हो, मैग्नीशियम जो होते हैं बेसिक कार्बोनेट बनाते हैं। और एक सातवां पॉइंट देख लो क्या है कि Fe3+ Al3+ SN4+ कार्बोनेट डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दे हाइड्रोलाइज टू गिव ऑक्साइड्स। ये सब जो कार्बोनेट होते हैं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज होकर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे देखो एल्युमिनियम, AlCl3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाया, एल्युमिनियम कार्बोनेट बनाया। और ये एल्युमिनियम कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता, ये एल्युमिनियम कार्बोनेट तुरंत डिकम्पोज हो जाता है और Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन सब आयंस का कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट का बेसिक कार्बोनेट एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सा कार्बोनेट, कौन कौन सा मेटल्स नॉर्मल कार्बोनेट बनाते हैं। तो ये कार्बोनेट, जो कार्बोनेट वाला रिएक्शंस है, कार्बोनेट का रिएक्शंस है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मल कार्बोनेट किसके किसके साथ बनाते हैं, बेसिक कार्बोनेट किसके किसके साथ बनाते हैं, किन किन का कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। यूजेज एक बार देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट का क्या क्या यूज है, लॉन्ड्री में यूज करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, आप देखोगे हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने में इसको यूज किया जाता है, फ्यूजन मिक्सचर की तरह यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट K2Cr3 डी ब्लॉक में देखोगे, इसको फ्यूजन मिक्सचर की तरह भी यूज किया जाता है। और फिर कॉस्टिक सोडा में भी यूज किया जाता है, ग्लास में भी यूज किया जाता है, लॉट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट का होता है। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम का एक कंपाउंड है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार मैं रीडिंग कर देता हूँ। इसका प्रिपरेशन देखिए कैसे करते हैं। प्रिपरेशन करने का, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। रिएक्शन विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कर कर सिलेक्ट लाइम, इसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं या लाइम वाटर भी बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सिलेक्ट लाइम या लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट इन वाटर, इसको हम मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। फिर क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, लाइम वाटर को, और लाइम वाटर और इसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, इसी को हम क्लियर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। बरायता वाटर किसको बोलते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को बरायता वाटर बोलते हैं।
बेसिक नेचर, ये कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा। तो देख लो कैसे, ये सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका इसी को बोलते हैं। ये जो रिएक्शंस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेटलर्जी में आएगा। मेटलर्जी में देखोगे सिलिकॉन ऑक्साइड, ये बेसिकली क्या होता है, इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज होता है। इसको हमको मेटल से निकालना जरूरी रहता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, इसको हम फ्लक्स, कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको हम बेसिक फ्लक्स बोलते हैं। सिलिका SiO2 को, सिलिका को हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को एज ए फ्लक्स यूज किया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, स्लैग बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक में, सॉरी, मेटलर्जी में भी ये रिएक्शंस आएगा। और ये स्लैग बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट ये हल्का होता है, पानी में तैरना शुरू कर जाता है। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का P4O10 के साथ रिएक्शन कराइएगा तो क्या फॉर्म होगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, P4O10 भी एक बेस है। P4O10 को पानी में डालेंगे तो H3PO4 बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये कौन सा सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम फोस्फेट सॉल्ट बनेगा। और इसी को हम लोग क्या, ये जो कैल्शियम फोस्फेट है ना, कैल्शियम फोस्फेट, इसी को हम थॉमस स्लैग भी बोलते हैं। थॉमस स्लैग भी बोला जाता है। ये जो ऊपर वाला दोनों रिएक्शन है लिख दिया गया है, देखिए कि both the above reactions are extensively used in metallurgy। मेटलर्जी में ये दोनों रिएक्शंस आपको जरूर मिलेगा। और ये वाला रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्शंस विद कार्बन, अब ये पता है कि कार्बन, ये सब भी बता, हम कार्बन फैमिली में बात हुई, कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाते हैं। और कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिलता है, एसिटिलीन गैस मिलता है। इसलिए इसको एसिटिलाइड बोलते थे, एसिटिलाइड्स। ये क्या, मेकिंग इन ब्लीचिंग पाउडर, यूजेज इसका, सीमेंट, कैल्शियम कार्बाइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर्स, एज ए ड्राई एजेंट फॉर अमोनिया। आपको अगर याद हो तो अमोनिया को ड्राई करने के लिए, अमोनिया जो कि हम हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाए थे, अमोनिया वहां पर मॉइस्ट अमोनिया मिलता था। मॉइस्ट अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम वहां पर किसको यूज किए थे, कैल्शियम ऑक्साइड को ही यूज किए थे। बेसिक लाइनिंग इन फर्नेस, ये भी मेटलर्जी में देखोगे आप कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट किया जाता कर सकता है। इसलिए ये फर्नेस जो होता है ना, ब्लास्ट फर्नेस होता है, उसको, उसके अंदर जो लाइनिंग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का किया जाता है। और कुछ है फॉर मेकिंग सोडा लाइम। तो ये सब कुछ कैल्शियम ऑक्साइड का यूजेज है। आगे बढ़ते हैं। स्लैक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमको पता है स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। स्लैक्ट लाइम कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये चीज पता है, लाइम वाटर टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कैल्शियम लाइम वाटर में पास करेंगे तो कार्बोनेट बनेगा, मिल्कीनेस बनेगा। और इस मिल्कीनेस को अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो क्या होगा, इम्प्यूरिटी सॉल्युबल हो जाता है, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। ये टेस्ट ऑफ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की तरह भी यूज करते हैं कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड के ट्रीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ये क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन को पढ़िएगा, जो मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड होगा। एक्शंस ऑफ क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन, एक्शंस ऑफ क्लोरीन, अगर आप स्लैक्ट लाइम या लाइम वाटर को क्लोरीन से पास कराओगे, क्लोरीन गैस उसके अंदर पास कराओगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और ये टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर आप रेड हॉट तक हीट करोगे तो क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ कंबाइन कर कर कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है। तो आप टेम्परेचर यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर लेस देन 35 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। रेड हॉट हीट करोगे तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और साथ साथ ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। तो हीटिंग, ये जो रिएक्शंस विद क्लोरीन है ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखा भी गया है कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यूजेज में देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है,
सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर को सॉफ्टन करने में यूज किया जाता है। और ये नीचे रिएक्शंस भी लिखा गया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेसिकली एक सॉफ्ट वाटर है। सॉफ्ट वाटर के अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। हार्ड वाटर मेनली कंटेन ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड आयन। उसको अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। मेकिंग ऑफ मोर्टर, प्लास्टर्स, व्हाइट वॉशिंग, ये सब में आपका क्या बेकिंग सॉरी स्लैक्ट लाइम या लाइम वाटर का यूज किया जाता है। आगे देखिए जिप्सम्स। जिप्सम में हीटिंग इफेक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो पहले जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर। कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर को ही जिप्सम बोलते हैं। कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, तो बेसिकली क्या, कैल्शियम क्लोराइड और H2SO4 का रिएक्शन करा दो, क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या है, एक्शन ऑफ इट, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर ये टेम्परेचर भी याद रखना है इसमें, 120 डिग्री पर हीट करोगे कैल्शियम सल्फेट को, जिप्सम को 120 डिग्री पर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हाफ वाटर, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, अगर 2 मोल कैल्शियम सल्फेट लोगे तो वहां पर 1 वाटर मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। और अगर आप जिप्सम को 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दोगे ना तो डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो ये भी, अगर उससे भी ज्यादा 8 ग्रेटर देन 800 डिग्री हीट कर दोगे तो कैल्शियम सल्फेट डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, ध्यान रखना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जिप्सम के अंदर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूजेस क्या क्या है, ये सॉरी सेकंड, इट इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स में देखोगे यूज होता है। ये रिएक्शंस भी नीचे दिया है कि ये अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट है। अमोनियम सल्फेट ये मेनली क्या होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है। फिर ये यूजेस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज होता है। एनाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज होता है, आप देखें यहाँ रिएक्शंस भी लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ यूजेज है इसका। अब उसके बाद है, हम लोग इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट कंपाउंड। इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, 120 डिग्री पर हीट करोगे तो POP बनेगा। प्रॉपर्टीज का क्या है, व्हाइट पाउडर, ये एक व्हाइट पाउडर है। It has property of setting into hard mass. When plaster of Paris, when a plaster of Paris is allowed to stand for some time, हम इसका पेस्ट बनाकर अगर किसी हार्ड सरफेस पर अगर हम इसको रख देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 200 डिग्री पर हीट कर दोगे तो क्या कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होगा, देखा आपने। अगर ग्रेटर देन 800 डिग्री कर दोगे तो कैल्शियम सल्फेट भी डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसका यूजेज क्या, सर्जरी, फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स, टॉयज बनाने में यूज होता है, ब्लैक बोर्ड चॉक्स बनाने में यूज होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर्स खत्म होता है। NCERT बुक से एक चीज आप कर लेना कि एनामुलस बिहेवियर, लिथियम, आपको पता हो कि हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट जो होता है एनामुलस बिहेवियर शो करता है। मीन्स डिफरेंट बिहेवियर रिमेनिंग मेंबर से शो करता है। तो उसका रीजंस क्या है, यहाँ पर कुछ लिखा गया कि जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ, लिथियम शोज एनामुलस बिहेवियर विद रिमेनिंग अदर मेंबर्स। इसी तरह सेकेंड ग्रुप की बात करूँ तो बेरिलियम शो एनामुलस बिहेवियर एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स। तो इसका रीजंस, एक कॉमन रीजंस होता है, जैसे साइज छोटा होता है, उनके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी हाई होता है। ये सब के कारण क्या होता है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब उसके बाद मैं बोला था D ब्लॉक शुरू करूंगा।
देखो डी ब्लॉक पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखोगे, प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, KMnO4 और K2Cr2 7। ये उसके साथ साथ भी आप ग्रीन विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, ये सब के बारे में भी पढ़ोगे। फिर लूनर कॉस्टिक किसको बोलते हैं, इसको भी आप देखोगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इस चैप्टर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछा करते हैं, दैट वन इज KMnO4 एंड K2Cr2 7। तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में टाइम लगता है, तो प्रॉपर्टीज को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखो प्रॉपर्टीज में इसको एक बार पढ़िए। पढ़ लिए होंगे। देखिए अब हम डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, देखिए डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका बहुत सारा रीजन है। एक पहला रीजन है, ट्रांजिशन मतलब होता है एक प्रॉपर्टी से अगर दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेगा तो हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो एक पहला है कि ये एस ब्लॉक जो कि कंप्लीटली मेटल्स है, और पी ब्लॉक है जो कि कंप्लीटली, हम लोग कंप्लीटली नहीं बोल सकते, उसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी है। तो क्या देख रहे हो, ये बीच में लाया कर रहा है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाया कर रहा है, इसलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। दूसरा है क्या, कि देयर प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशन बिटवीन हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक, जो कि आयनिक कंपाउंड बनाता है। एस ब्लॉक टोटली मेटल्स है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। पी ब्लॉक मोस्टली क्या है, पी ब्लॉक मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो डी ब्लॉक क्या होता है, टोटली आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में आता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। फिर ये सबसे अच्छा डेफिनेशन ये वाला है, ये वाला डेफिनेशन मोस्ट एक्सेप्टेड है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है इसको समझिए। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ये वाला। जो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग उसको बोलते हैं, अगर उसका अगर उसका यहाँ पर हुज comes in the ground state और in no common oxidation state, अगर उसका पार्शियली फील्ड सबसेल होता है, हम ट्रांजिशन एलिमेंट उसी एलिमेंट को बोले अगर उसका ग्राउंड स्टेट में और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उसका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होगा, तभी हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। इसका मतलब होता है उस एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट में और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 to 9 होना चाहिए, कभी भी D0 नहीं होना चाहिए,
कभी भी D10 नहीं होना चाहिए, D10 नहीं होना चाहिए। इसलिए इम्पोर्टेंट बात है, जीनियम और जीन तो ग्रुप वाला एलिमेंट होगा, ग्रुप टीएल वाला एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसका ग्राउंड स्टेट में और मोस्ट स्टेबल ये जो जिंक होता है, अगर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये तो एलिमेंट है। क्योंकि जिंक का देखोगे ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा होगा 4s2 3d10 होगा। अगर इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन +2 है, उसमें भी देखोगे तो 3d10 होगा, 4s से आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, इसका ग्राउंड स्टेट हो या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है। अगर डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है कि जिंक, कैडमियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इसी तरह अगर आपको कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आता हो है तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आता है किसी को? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसी को आता है? अरे आता है तो बोलो हाँ, नहीं आता है तो हाँ। चलो देखो, मैं बताता हूँ। सर 4s2 3d9। 3d10, 3d10, 4s1 3d10, ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है। चलो तो यहाँ पे देखिए, ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो 3d फुल्ड है, और कॉपर का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Cu2+, और इसमें जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3d9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसका डी सबसेल पार्सली फील्ड है। ग्राउंड स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डी सबसेल पार्सली फील्ड है, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि कॉपर का आयनिक फॉर्म Cu2+, जो आयंस जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसमें पार्सली फील्ड डी ऑर्बिटल्स है। तो हम कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। दिमाग में बैठा लो। आगे बैठो, आगे आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ टेक्निक्स है, एक बार आप देख लीजिए। 3D सीरीज को याद करने के लिए मैं पहले भी सजेस्ट किया था, अभी भी एक बार देख लीजिए। 3D सीरीज इसको कैसे याद करोगे? स्टार टीवी करोड़ में, स्टार टीवी करोड़ में, जैसे स्टार होता है ना, स्टार, तो यहाँ पर बोलेंगे स्टार टीवी करोड़ में फेको निकू जार। इस सीरीज को याद ऐसे कर सकते हो। अगर इसी तरह इस सीरीज को भी याद कर सकते हो, 4D सीरीज को भी याद कर सकते हो। कैसे? मैं एक बार पढ़कर बता देता हूँ, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। क्या? यारा जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पड़े, आगे कूद जाना। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। यारा जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पड़े, आगे कूद जाना। इस सीरीज को भी मैं एक बार पढ़कर बता दे रहा हूँ। क्या? लास्ट वाला सीरीज को, एक्टिनियम जो ये सॉरी ये ये जो लैंथानम से शुरू होता है, तो उसको कैसे याद रखोगे? ला हफ्ता, ला हफ्ता है क्या? ला, रुक जाओ इसको मिटा देता हूँ एक बार। ला हफ्ता, 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 बरना, रे, ओसामा, इधर, पीटेंगे और मरेंगे। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ला हफ्ता,
हफ्ता, हफ्ता एक ही साथ आ रहा है, ला हफ्ता बरना रे ओसामा इधर पीटेंगे और मरेंगे। इस वाला सीरीज को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। यारा जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पड़े आगे कूद जाना। इस तरह आप 3D 4D और 5D सीरीज को रिमेंबर कर सकते हो। उसमें मैं 3D सीरीज को रिमेंबर करना मस्ट है, क्योंकि 3D सीरीज को रिमेंबर नहीं करोगे तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा यूज में आता है। और आपको 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 ग्रुप वाइज भी एलिमेंट को याद करना पड़ेगा, तो उसको भी याद कैसे करोगे? तो पहला वाला तो लिखा गया स्कार सॉरी क्या स्कूटी यामा लाना एक, ये सीरीज याद करना बहुत ज्यादा है। ये भी टी जरा हाफ टी जरा हाफ, फिर ये ओ नवाब थे, फिर ये क्रोमाटन, मतलब क्या? टंगस्टेन, डब्लू जिसका सिंबल होता है। इसको कैसे? मन तक रे, इसको हम लोग बोलते हैं फेरस, फेर मतलब आयरन, फे मतलब आयरन, रत मतलब रूथेनियम, सा मतलब ओस्मियम, फेरस इसको बोलते हैं। फिर इसको कैसे याद रखेंगे? कौन कौन रहेगा आयरलैंड, इस सीरीज को कैसे याद करेंगे? निकाह पढ़ाओ पंडित जी, इस सीरीज को कैसे याद रखेंगे? कीमत बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर कीमत बढ़ता है। कॉपर का कॉइन आता था पहले, सिल्वर का भी कॉइन आता है, गोल्ड का भी कॉइन आता है। कॉपर का कॉइन सस्ता होता है, सिल्वर का कॉइन थोड़ा महंगा होता है, गोल्ड का कॉइन और महंगा होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर कीमत बढ़ता है। इसको कैसे याद रखोगे? जमाना कद्रदान होगा या जवाना कद्रदान होगा। इस तरह आप डी ब्लॉक एलिमेंट को एक अच्छी तरह से उसमें पकड़ बना सकते हो, अगर जो टेक्निक्स बताया गया उसके अकॉर्डिंग फॉलो कीजिएगा तो। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ एलिमेंट का जो जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट एक्सेप्शनल होता है। मतलब बोला जाता है कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट ला करते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। बट G10 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही अलग है। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 होता है। प्लाडियम का एक्सेप्शनल होता है, 5s का दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में मूव कर जाता है। प्लेटिनम का भी एक्सेप्शनल होता है, 6s का एक इलेक्ट्रॉन 5d में मूव कर जाता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 6s2 5d 10 और 4f 15 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 6s का 1 इलेक्ट्रॉन 5d में जम कर जाता है, तो 5d में 8 नहीं 5d 9 हो जाता है, 6s2 नहीं 6s1 हो जाता है। ये तीनों एलिमेंट का मोस्ट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यू हैव टू रिमेंबर इट। या तो कोड की तरह भी याद रख सकते हो, कोड भी लिखा गया है 82 पहला एलिमेंट के देखोगे तो 82, फिर 100 और ये क्या 81 को फाइनेज मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 12 को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इट इज ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये सब मर्क्यूरी का एक चीज और ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरी जैसे जो होता है, देखो एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन, और ये जो होता है ना, ये +1 वाले को मर्क्यूरस आयन बोलते हैं। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि Hg+1 एग्जिस्ट नहीं करता है। मर्क्यूरस आयन हमेशा क्या होता है, Hg2+2 में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है ना, मर्क्यूरियस आयन ये जो Mg+1 होता है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Hg+1 एक दूसरा है जिसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों मिलकर क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। अगर बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, Hg2+ हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, Hg2+ इज ए मर्क्यूरियस आयन और Mg2+ इज मर्क्यूरिक आयन। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लें आप, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है मर्क्यूरियस आयन से
डायमैग्नेटिक इन नेचर्स। अगर ये Hg+1 होता तो ये पैरामैग्नेटिक होता, बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट मर्क्यूरस आयन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर्स। इसी तरह ये सब एलिमेंट का एक कॉन्फ़िगरेशंस रिमेंबर होना जरूरी है। कॉपर का, क्रोमियम का, प्लेटिनम का, प्लेटिनम, प्लाडियम, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको याद होना जरूरी है। ग्रुप 6 जो होते हैं, ग्रुप 6 कौन, मंथ सॉरी ग्रुप 6 का यही सब एलिमेंट है। ग्रुप 6 में देखोगे इसको हम लोग कैसे याद रखे थे, ग्रुप 6 को कैसे याद रखते थे, क्रोमाटन, क्रोमाटन, क्रोमाटन। क्रोमियम में देखोगे, क्रोमियम का मैक्सिमम नंबर, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, दैट वन इज 4s1 3d5। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 6 के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ग्रुप 6 में कौन कौन सा एलिमेंट है, क्रोमाटन, क्रोमियम, मोलिबेडनम और टंगस्टेन। इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आगे बढ़ते हैं, मेटालिक नेचर। तो मेटालिक नेचर्स में कुछ पॉइंट्स है, इसको एक बार पढ़कर जरूर आए होंगे। मैं जल्दी से पढ़ करके निकल जाता हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, पेनाल्टीमेट सेल, जिसको हम डी सब सेल बोलते हैं। डी सब सेल इज एक्सपेंडिंग, धीरे धीरे, जैसे स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स डी में, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जिंक में D10 हो जाते हैं। एंड दे हैव लॉट्स ऑफ सिमिलरिटी इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। All transition element displays a typical metallic properties like high tensile strength, ductile होता है, malleable होता है, high thermal and electrical conductivity होता है, metallic clusters होता है। ये सब मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास भी ये सब प्रॉपर्टीज होता है। मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हैव CCP और SCP स्ट्रक्चर। CCP मतलब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, SCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का आप अगर सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसका जो क्रिस्टल्स होता है ना, या तो CCP या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। जो कि आपको पता है कि CCP और SCP में अगर मैं बात करूं क्या चीज की, इसमें कितने परसेंट वॉइड होते हैं, CCP और SCP में वॉइड कितने परसेंट होते हैं अगर याद हो तो। इसमें वॉइड मिनिमम होते हैं, आपको बताया गया था कि 74% जो होते हैं एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं, और ओनली 26% जो होते हैं दैट इज वॉइड प्रेजेंट होते हैं। इसलिए सबसे एफिशिएंट पैकिंग आपका क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही माना जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी इसमें 74% होता है। चलो तो फिर उसके बाद है थर्मल, क्या बोला गया नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्मल मतलब वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, मतलब इसका ये इजिली वोलाटाइल वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होता है। एंड दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमेशन क्या है, एक मोल सॉलिड को, एक मोल मेटल सॉलिड को आपको गैसियस फेज में बदलने में जो एनर्जी लगता है उसी को इंथैल्पी एटमाइजेशन होते हैं। तो इसका ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है इसका हाई इंथैल्पी और हाई हीट ऑफ होता है। ये क्रोमा भी बता रहे थे, इनका मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। जैसे क्रोमियम में आपने देखा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो इसलिए कि हार्ड एंड हाई मैक्सिमम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
metals having very high enthalpy of atomizations tend to be null reactions. केमिकल रिएक्शन देखोगे ऑलमोस्ट ये इनर्ट होगा, क्योंकि उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा आपका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा, मतलब उतना ही कम टेंडेंसी होगा मेटल सॉलिड आपका मेटल गैस में कन्वर्ट होने का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, तो क्या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स इज ग्रेटर देन द एस ब्लॉक मेटल्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक मेटल्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एस ब्लॉक। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, ये ध्यान रखना है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो इसलिए इसमें एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग लो होता है। और ये क्या करते हैं, ये हम लोग बोला जाता है कि दे आर वोलाटाइल मेटल्स। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को हम लोग वोलाटाइल मेटल्स बोलते हैं, वोलाटाइल मेटल्स बोले जाते हैं, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण मेटालिक बॉन्डिंग अच्छा नहीं बना सकता है। मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होने के कारण इन दे आर वोलाटाइल इन नेचर, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इन 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, ये चीज ध्यान रखना है। ये ट्रेंड इरेगुलर है, पहले क्या करता है, स्कैंडियम टू क्रोमियम, फर्स्ट 4 एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम तक पहले इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद डिक्रीज करता है। ये सब इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है अगर आपको डी एन एफ ब्लॉक का क्वेश्चन बनाना है तो। आगे एक और इंफॉर्मेशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो आपका मैग्नीज और टेक्नीशियन है, मन तक रे, एक था मन तक रे, मन तक रे, और एक था क्रोमाटन। ये सब याद रखना है आपको। तो मन तक में बता रहा है, मन तक है मैग्नीज और टेक्नीशियम है रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें भी D5 आएगा, टेक्नीशियम में भी D5 आएगा। इसी कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली हाई होता है। तो इट इज ए एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये पूरे डी ब्लॉक में लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मर्क्यूरी का होता है और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टेन का होता है। इसलिए टंगस्टेन को बल्ब में यूज किया जाता है, बल्ब में आप देखोगे टंगस्टेन की यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। आगे देखिए, atomic volume of transition element are low as compared to group 1 and group 2। एटॉमिक वॉल्यूम, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डी ब्लॉक का ज्यादा होता है, ज्यादा होने के कारण क्या करेगा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम कम होगा। क्योंकि क्या करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, बाहर वाले सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको टाइटली अट्रैक्ट करेगा। टाइटली अट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज कर, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज, सॉरी, एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करता है। ये लिखा गया है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर लो एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट। और क्यों लो होता है, कि लो होने का रीजन क्या है, क्योंकि
जो ट्रांजिशन एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा होता है। और क्या लिखा गया है, सिंस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एट गोज टू द इनर सेल्स दैट इज डी सेल पेनल्टीमेट सेल्स, इसलिए इसका डेंसिटी जो देखेगा ट्रांजिशन एलिमेंट का रिलेटिवली हाई होता है। क्या होता है, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। हम जानते हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण एटॉमिक वॉल्यूम कम होता है, धीरे धीरे देखोगे मास भी बढ़ता जाता है। अगर ये वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, इसलिए डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर रिलेटिवली हाई। उसके बाद देखिए बोला गया 3D सीरीज जो कि इंपॉर्टेंट होता है, डी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज 3D सीरीज। 3D सीरीज को आपको अच्छा से स्टडी करना है। 3D सीरीज के बारे में बोला गया है, इन 3D सीरीज अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और क्या होगा, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखो एटॉमिक मास तो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डेंसिटी क्या होगा, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगा। डेंसिटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, और ये डेंसिटी का ऑर्डर है, ये चीज ध्यान रखना है। डेंसिटी का कुछ ऑर्डर है कि डेंसिटी पहले देख रहे हो ये लेफ्ट टू राइट जाने पर एक इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि कॉपर और जिंक में ऐसे तो ट्रेंड से देखा जाए तो क्या होगा, ट्रेंड से देखा जाए तो जिंक का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कॉपर का डेंसिटी जिंक से हाई है। अगर मैं ग्रुप में बात करूं, सॉरी ग्रुप में ये पीरियड में था, और ये ग्रुप में बात करूं तो 3D 4D डेंसिटी में डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक मास भी बढ़ता है, और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक वॉल्यूम कम होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम कम हुआ, मास बढ़ा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़ जाता है। मैक्सिमम डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, इरिडियम का होता है, और फिर ऑस्मियम का ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरे डी ब्लॉक में सबसे मैक्सिमम डेंसिटी इरिडियम का होता है। एटॉमिक साइज को बढ़ते हैं, ये डेंसिटी का कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज था, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक वॉल्यूम, ये भी एटॉमिक वॉल्यूम का प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो मैं पीरियोडिक टेबल्स में पढ़ाया था। पीरियोडिक टेबल्स में दोनों ऑर्डर में पीरियड में ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए, और ग्रुप में भी ट्रेंड समझ में आना चाहिए। तो पीरियड में ट्रेंड देखो क्या, 3D सीरीज में बताया गया कि एटॉमिक साइज, इसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज इरेगुलर ट्रेंड है, पहले घटेगा फिर कांस्टेंट रहेगा फिर बढ़ेगा, ये ट्रेंड है उसका। और इसका रीजन सुन लो कि पहले फर्स्ट फ्यू एलिमेंट के लिए देखोगे, 3D सीरीज में कुछ एलिमेंट के लिए, यही 4-5 एलिमेंट के लिए स्कैंडियम से लेकर जो भी आपका मान लो क्रोमियम तक, पहले देखोगे एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये 3D है, 3D है, और इसका 4s में इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप देख रहे हो स्कैंडियम से शुरू करोगे तो क्या होगा, 3D में पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर टाइटेनियम में देखोगे 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वेनेडियम में देखोगे तो 3D में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे डी सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाता है। तो अभी यहाँ पर 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स बोलने का मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन के पर क्या करते हैं, अट्रैक्शन लगाते हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। और ये जो डी इलेक्ट्रॉन है आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करते हैं, सेम चार्ज में हमेशा रिपल्शन होता है, तो अट्रैक्शंस भी लग रहा है, रिपल्शंस भी लग रहा है। अट्रैक्शंस न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है, रिपल्शन डी इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है। तो क्या होता है, पहले में इलेक्ट्रॉन्स कम होने के कारण क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा रिपल्शन फोर्स के ऊपर, इसलिए शुरू में साइज देखोगे घटता है,
बट जैसे हम क्रोमियम के बाद पहुंचते हैं मैग्नीज आयरन कॉपर में, मैग्नीज आयरन में पहुंचते हैं, उसमें देखते हैं कि डी सबसेल्स में एनफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, डी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन भी डोमिनेट, रिपल्सन डोमिनेट नहीं करता है, यहाँ पर रिपल्सन भी काम करेगा इक्वल, जितना रिपल्सन काम करेगा उतना ही अट्रैक्शन भी काम करेगा, एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, इसलिए साइज ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। बट लेटर ऑन लास्ट फ्यू एलिमेंट में देखोगे कि डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन एनफ हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, मतलब उस केस में रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर जाता है अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर, इसलिए साइज देखोगे ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। तो यही ट्रेंड रखना, पहले डिक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज करता है। ये मैं पीरियोडिक टेबल्स में भी पढ़ाया था, एक बार यहाँ पर भी रिविजन करवा दिया। तो ये कुछ अगर अगर ये कोड आपको याद है, स्कूटी जिंक बराबर कोई नहीं, मतलब पूरे देखोगे सबसे एटॉमिक साइज स्कैंडियम का होता है, फिर टाइटेनियम का होता है, लास्ट एलिमेंट देखो जिंक, जिंक हम क्या बोले थे, पहले डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए थर्ड में क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है, फिर वेनेडियम आ जाता है, ये सब एलिमेंट का बराबर है, फिर लास्ट में फिर कोबाल्ट और निकेल, मतलब पूरे 3D सीरीज में सबसे कम एटॉमिक साइज निकेल का होता है। ये तो ट्रेंड हो गया क्या, पीरियड का। ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में देखे, ग्रुप में भी कोई ये जो 3D और सॉरी ग्रुप 3 और ग्रुप 4 वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछा करते हैं। ग्रुप 3 में हमको पता है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम जानते हैं कि लैंथेनम के बाद लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस काम करता है, मतलब हैप्नियम पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस काम करता है, लैंथेनम पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता है। और एक एक ग्रुप में हम जानते हैं नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो ये देखो नॉर्मल ट्रेंड है, स्कैंडियम स्कूटर यामाहा लाना एक नॉर्मल ट्रेंड, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप 3 और ग्रुप 4 वाला का एटॉमिक साइज का ट्रेंड, तो दिमाग में बैठा लो, ग्रुप 3 में नॉर्मल ट्रेंड, कोई एक्सेप्शंस नहीं, बट ग्रुप 4 में ग्रुप 5 में ग्रुप 6 में एक्सेप्शंस है। 3D 4D में 3D से 4D जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बट 4D और 5D सीरीज में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन दोनों का एटॉमिक साइज इक्वल होता है। देखो यहाँ पर दो फैक्टर्स काम कर रहा है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग साइज छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरा फैक्टर्स है हम लोग जानते हैं कि ऊपर से 4D सीरीज से 5D सीरीज आएंगे तो एक नया सेल ऐड होगा, नया सेल ऐड होने के कारण एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक साइज घटना चाहिए, एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, इसलिए एटॉमिक साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। चलो ये भी हो गया, एटॉमिक साइज का ट्रेंड इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा करते हैं तो ध्यान में रख सकते हैं आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन ट्रेंड नहीं है, तो इसको एक बार आप जरूर पढ़े, इसको एक बार पढ़े फिर मैं पढ़ाता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखिए, तो देर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी इन 3D सीरीज। पहले इनिशियली इंक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है, फिर फाइनली बढ़ता है।
जिंक कैडमियम, ये जो लास्ट ग्रुप 12 वाले एलिमेंट है, दे हैव फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। आपको पता होगा कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है। ये जैसे कंपेयर करने वाला है कि जिंक और कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरिजन कीजिए। एक नॉर्मल ट्रेंड ध्यान रखना है कि पहले पहले इंक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज करता है। मतलब इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। अगर मैं जिंक और कॉपर में देखूं तो जिंक और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। तो अगर I1 की बात करूं तो हमको पता है कि ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो जिंक का आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर से ज्यादा होगा। अगर I2 की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है, तो ओनली 3d10 है, यहाँ पर 4s1 है। तो अगर I2 की बात करूंगा तो कॉपर का ज्यादा होगा। 3d10 इज फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉपर का ज्यादा होगा जिंक से। I3 की बात करूं तो यहाँ पर ये 3d9 हो चुका और यहाँ पर ये 3d10 हो चुका है, तो जिंक का I3 ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉपर। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चंस आजकल पूछना शुरू कर दिए। तो आपको I1, I2 और I3 तक मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करने के लिए आना चाहिए। इसी तरह आप इसका भी कीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एलोंग ग्रुप के एलोंग क्या, जैसे अगर मैं ग्रुप 3 की बात करूं, जैसे ग्रुप 3 में एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या था, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता था, एटॉमिक साइज आपका बढ़ता था क्योंकि नया सेल ऐड होता था। ग्रुप 4 ऑनवर्ड्स में देखा कि 4D 3D सीरीज, 4D सीरीज का साइज 3D सीरीज से ज्यादा होता है और 4D और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ग्रुप 4 से ग्रुप 12 में देखोगे 3D सीरीज का डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू लो होता है, तो 3D सीरीज का सबसे ज्यादा होगा। 4D और 5D सीरीज में ध्यान रखना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5D सीरीज का 4D सीरीज से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भी है। जैसे अगर हम पूछ देंगे ये कॉपर सिल्वर और गोल्ड में, इन तीनों में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, बताओ मुझे। इन तीनों में आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? चलो मैं बता देता हूँ। ये कॉपर, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 3D और ये 4D और ये 5D। तो 3D सीरीज वाला का ज्यादा होता है, यहाँ देख लो। और 4D और 5D सीरीज में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण सिल्वर का गोल्ड का ज्यादा होगा कॉपर से, तो ये ट्रेंड हो जाएगा कॉपर, फिर गोल्ड और फिर सिल्वर। ये क्वेश्चन पूछा करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूछ चुके हैं कॉपर सिल्वर और गोल्ड में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, तो एक बार आपको ध्यान रखना है ये सब। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसका रीजन भी पूछते हैं कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्योंकि इसका NS और N-1D इलेक्ट्रॉन का NS आउटरमोस्ट सेल और पेनाल्टीमेट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि दे हैव नियरली सेम एनर्जी। NS सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा और N-1D सबसेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, दोनों का एनर्जी नियर बाय सेम होता है, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1D प्लस NS। जैसे अगर मैग्नीज की बात करूं, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दैट वन इज 4s2 3d5। तो इसमें अगर मैग्नीज बोलेंगे, मैग्नीज मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो हम बोलेंगे 7 शो कर सकता है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दैट वन इज 4s1 3d5। तो क्रोमियम मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वही चीज बता रहा है, मैं एग्जांपल से आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, रीचेज मैक्सिमम, और फिर उसके बाद मिडिल, रीचेज मैक्सिमम फॉर मिडिल एलिमेंट, और उसके बाद डिक्रीज करता है। 3D सीरीज में मैक्सिमम मैग्नीज का होता है, मतलब पहले शुरू में देखोगे मैग्नीज तक बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर क्या होगा, मिडिल वाले एलिमेंट के लिए मैग्नीज के लिए मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज करेगा, पहले इंक्रीज किया, मैक्सिमम हुआ, डिक्रीज करेगा, ये ट्रेंड है कुछ। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि पूरे डी ब्लॉक में, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, और कौन सा कंपाउंड में प्लस होता है, ओस्मियम OsO4 और रूथेनियम O4, रूथेनियम टेट्राऑक्साइड और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, ध्यान करके ध्यान रखिएगा ये दोनों एग्जांपल्स, और ऑस्मियम और रूथेनियम कैन शो मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये बात ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, जैसे मेटल कार्बोनिल में देखा होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब शो करते हैं मेटल कार्बोनिल्स में। जैसे इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, इसमें इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, इसमें निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कुछ एग्जांपल्स मेटल कार्बोनिल में देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाए होंगे। तो ये 0, +1, -1, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल्स नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। स्कैंडियम में, स्कैंडियम एक ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +3, इसी कारण इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसी तरह जिंक को, जिंक भी एक ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिंक ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, उसको नॉन टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं, इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और भी देखिए, जैसे टाइटेनियम में देखिएगा, टाइटेनियम में देखिएगा +2, +3, +4, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर मतलब कहने का मतलब, अगर 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो +2, 2 4s का एक 3D का निकल गया तो +3, दोनों 4s का दोनों 3D का निकल गया तो +4। इसी तरह वेनेडियम भी +2, +3, +4 और +5, इसमें +5, वेनेडियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होता है, जिसको हम इस तरह से ब्लैक कलर से टिक किया हूं, दैट वन इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसको मैं रेड कलर से सर्कल किया हूं, दैट वन इज अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसमें उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, वेनेडियम का बता दिया, क्रोमियम, ये क्रोमियम मैग्नीज इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। क्रोमियम मैग्नीज में एक तो पता है +6, क्रोमियम का +6 KMnO4 और K2Cr2O7, उसमें क्या +6 +7, ये सब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर क्रोमियम का +4 और +5 ये अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसमें मोस्टली इसका कंपाउंड नहीं मिलेगा। +3 वाला भी इसका मोस्ट कॉमन होता है, मतलब क्रोमियम का +3 और +6 आर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह मैग्नीज का +2, +4, +6 एंड +7 आर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन का देखो, क्रोमियम का ध्यान रखना है, आयरन का जैसे क्रोमियम का +3 और +6 मोस्ट कॉमन, मैग्नीज का +2, +4, +6, +7 आर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह आयरन का +2 और +3 आप जानते हो कि इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये 3 एलिमेंट का आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किसका क्या है। इसी तरह आगे देखो, आगे देख लिए ये सब। कॉपर का ध्यान रखना, कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होता है।
जिंक का Zn है यहाँ पर, Zn का जिंक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मोस्ट कॉमन होता है। तो ये सब एटलीस्ट क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रिलेटिव, आजकल का क्वेश्चन ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछना शुरू कर दिए। एक तो डाटा देगा, अगर मुझको हमको डाटा देकर पूछ रहा है तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सॉल्व कर लूंगा। अगर डाटा देकर ऐसे ही पूछ रहा है तो आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे देखिए स्कैंडियम और टाइटेनियम में, स्कैंडियम अगर पूछ दिया Sc2+ या Sc3+ में कौन ज्यादा स्टेबल, तो ये ध्यान रखिएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d1 होता है, 3d1 होता है। तो अगर अगर इसका तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, D2 बोलने का मतलब 4s2 3d1 ओनली होगा, और अगर स्कैंडियम 3+ बोलने का मतलब 4s0 और 3d भी 0। अगर इसका तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो ये ज्यादा है, Sc+C इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +2। इसी तरह टाइटेनियम में भी, टाइटेनियम का +4 में 4s में भी 0 इलेक्ट्रॉन, 3d में भी 0 इलेक्ट्रॉन, तो दैट वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू टाइटेनियम +3। इसी तरह वेनेडियम में भी +5 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +6। इसी तरह मैग्नीज में भी +7 इज मोर स्टेबल देन +6। ये ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीज का +2 और +3 में, +2 और +3 में, तो +2 ऐसे देख रहे थे हाइयर वाला ज्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू लोअर वाला, बट ये मैग्नीज +2 और +3 में काम नहीं करेगा। मैग्नीज का +2 ही ज्यादा स्टेबल होता है। +2 बोलने का मतलब, इसका मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर लिख दूं 3d5 4s2, ये मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीज +2 बोलने का मतलब 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीज +3 बोलने का मतलब 3d4। और हम लोग जानते हैं कि ये अगर अगर हाफ सेल फुल हाफ सेल अगर आपका सब सेल अगर आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए Mn2+ इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Mn3+। इसी तरह से क्रोमियम में ध्यान रखिए, क्रोमियम में +3 इज मोर स्टेबल देन +2। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसको भी देख लें आप। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बच्चे क्या होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का, दैट वन इज 4s1 3d5 बच्चे, 3d5। तो अगर यहाँ पर देखो +2 बोलने का मतलब है, +2 बोलने का मतलब है 3d4, और +3 बोलने का मतलब है 3d3। अब ये ऐसा कैसे हो गया, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, सॉरी ये भी हाफ फील्ड नहीं है, ये भी हाफ फील्ड नहीं है। डी में 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो हाफ फील्ड होता है। तो अब ये कौन बेसिस पर आपने बोल दिया कि 3d3 इज मोर स्टेबल देन 3d4? क्योंकि इसके पीछे ध्यान रखो बच्चे, डी ब्लॉक में मैं बताया हूँ कि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर +6 होता है। तो अगर अगर +6 होता है तो ये पता है कि डी जो होता है 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, T2G NEG में। तो क्या T2G में देखोगे, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है तीनों T2G में जाकर रहेंगे, T2G इसका हाफ फील्ड हो जाएगा। T2G हाफ फील्ड होने के कारण Cr+3 इज मोर स्टेबल देन Cr+2। फिर इसी तरह ये भी ध्यान रखिएगा, निकेल और प्लेटिनम में, निकेल का ये एलिमेंट निका पढ़ाओ पंडित जी, तो ये दोनों में ध्यान रखना है। निकेल का +2 इज मोर स्टेबल देन निकेल का +4, और प्लेटिनम का +4 इज मोर स्टेबल देन +2। इसके पीछे रीजन होता है सम ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर 4 छूट गया बच्चे, फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बेसिस पर बोल रहे हैं कि निकेल का +2 ज्यादा स्टेबल है और प्लेटिनम का +4 ज्यादा स्टेबल है। चलो ये सब भी हो गया बच्चे, आगे बढ़ते हैं जल्दी सा।
ये भी इंफॉर्मेशन है बच्चे की, जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। जैसे उसके पीछे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, वेनेडियम है, वेनेडियम का ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एक ही पीरियड का एलिमेंट है। इसमें देखोगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटता है। तो वेनेडियम का ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम का ऑक्साइड एंड मैग्नीज का ऑक्साइड। एक ग्रुप की बात करें, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। जैसे ये देखो मैग्नीज, ये मन तक रे क्रोमाटन, एक ग्रुप का एलिमेंट, ये ग्रुप का देखोगे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट का, इसमें देखोगे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम जो होता है +6 शो करता है, और मैग्नीज जो होता है +7 शो करता है। अगर अगर आपको पूछा जाए कि पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो क्या बोलोगे? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ओस्मियम। ओस्मियम सर। ओस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ओस्मियम। ओस्मियम के साथ एक और एलिमेंट था, ओस्मियम के साथ एक और एलिमेंट था, रुथेनियम सर, हाँ रुथेनियम। रूथेनियम। रूथेनियम ही था ना, एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा, हाँ रूथेनियम और ओस्मियम। बट फॉर क्रोमियम +6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नीज के लिए +7। और क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड क्या है, K2Cr2O7, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। +7 वाला KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, वो भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा करते हैं, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। जनरली हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज शोन बाय ऑक्सीसॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीसॉल्ट मतलब ऑक्सीजन के साथ मेनली देख रहे हो ना, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऊपर अभी बताए हैं, ये मेनली ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे पोटासियम परमैंगनेट, यहाँ पर पैरामैग्नेट आयन देख रहे हो, ऑक्सीजन के साथ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। पोटासियम डाइक्रोमेट आयन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट हमेशा ऑक्सीजन के साथ शो करते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ पर, ये देखो मैग्नीज, मैग्नीज के साथ मैग्नीज फ्लोरीन, ये फ्लोरीन के साथ, ये जो मैग्नीज है ना फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट ऑक्सीजन के साथ ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये बात भी ध्यान रखना कि मैग्नीज मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाता है, कोई भी एलिमेंट हो 4 बॉन्ड ही बनाएगा। यहाँ पर देख रहे हो मैग्नीज 4 बॉन्ड बनाया है, इसलिए मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट हम जानते हैं कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यहाँ पर भी मैग्नीज देखोगे 4 बॉन्ड ही बनाया है। ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बट ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसलिए देख रहे हो कि मैग्नीज यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर ये बोल रहा है कि ये फॉर सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। ये पुरानी बात है, मैं बता चुका हूँ। अगर मैं पूछता था कि P4O6 और P4O10 में कौन ज्यादा स्टेबल, तो क्या बोलोगे? सॉरी, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, क्या बोलोगे? पता नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा
अगर SO2 और SO3 में पूछा जाए किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। आगे देखो, तो यहाँ पर भी देखो, जैसे यहाँ पर देखा जाए कि FeO और Fe2O3 में हम जानते हैं कि Fe2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, FeO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ FeO इज मोर बेसिक देन Fe2O3। इसी तरह इसमें क्रोमियम का ऑक्साइड है, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है। एक बात ध्यान रखना, क्रोमियम का Cr2O3 एम्फोट्रिक नेचर्स का होता है। एम्फोट्रिक नेचर्स का लिस्ट हम लिखवाए थे, क्या? जनाबे अली, जनाबे अली, जनाबे अली, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। यहाँ पर एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, एम्फोट्रिक, ये ध्यान रखना, जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ये लेड 10 का +2 और +4 दोनों वाला एम्फोट्रिक होता है। एक इस लिस्ट में ये क्रोमियम का जैसे आ गया था Cr2O3, मैग्नीज का नहीं आया था। मैग्नीज का ध्यान रखना, इसमें एक एडिशनल ध्यान रखना बच्चे, क्रोमियम का तो आ गया था Cr2O3, मैग्नीज वाला इस जो फॉर्मूला होता है, ये जो आपका डिकोड होता है, इसमें नहीं आ पाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि मैग्नीज का MnO2+4 वाला भी एम्फोट्रिक नेचर्स का होता है। क्रोमियम का तो लिस्ट में आ जाता है, मैग्नीज वाला नहीं आ पाता है, तो इसको एडिशनल ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर देखना, हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ये क्रोमियम है, ये +2 वाला है, +3 वाला है, +6 वाला है, तो इसमें ये बेसिक कैरेक्टर, इसमें एसिडिक कैरेक्टर। एक चीज ध्यान रखना, हम बताए थे कि जनरली मेटल ऑक्साइड को पानी में डालने पर बेस बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालने पर एसिड बनाता है, ऑक्सी एसिड बनाता है। बट यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, आपने गौर किया, क्रोमियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, जरूरी नहीं है कि मेटल ऑक्साइड को पानी में डालने पर हमेशा बेस बनाएगा। अगर मेटल्स के अंदर मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है, उस केस में मेटल ऑक्साइड को पानी में डालने पर बेस नहीं, करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनाता है। जैसे CrO3 को पानी में डालोगे तो यहाँ पर देखो बनाया है बच्चे, CrO3 को पानी में डालने पर करस्पॉन्डिंग एसिड बनाया है, H2CrO4 बनाया, एसिड बनाया है। इसी तरह ये बात भी ध्यान रखना कि मैग्नीज का +6 और +7 वाला जो ऑक्साइड होता है, ये भी एसिडिक नेचर्स का होता है। बेसिक नेचर का होना चाहिए बच्चे, बट ये एसिडिक नेचर्स का होता है, क्योंकि इसको पानी में डालने पर, देखो पानी में डालने पर करस्पॉन्डिंग एसिड बनाता है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक करके किया है, तो एक बार इसको पहले आप पढ़ें। देखो पोटेंशियल आपको अगर याद हो तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेसिस पर अरेंज किया गया है। अगर नेगेटिव -2 पॉइंट समथिंग होता है और फ्लोरीन का SRP वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए लिथियम सबसे अच्छा रेड्यूसिंग, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब लिथियम का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी मैक्सिमम होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी मैक्सिमम होता है। तो ये बोला गया है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी और तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर देखिए ये पूरा चार्ट बनाया गया है कि पहले मेटल सॉलिड है, मेटल गैस में कन्वर्ट हुआ, उसके लिए इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, देना पड़ता है। मेटल गैस है, मेटल
गैसियस आयंस में कन्वर्ट होने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी देना पड़ेगा। और ये जो M प्लस गैस है, M प्लस गैस M प्लस एक्वस में कन्वर्ट होने के लिए, M प्लस एक्वस में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो होता है ना, ये जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, इसमें ये दोनों एनर्जी पॉजिटिव है, ये दोनों एनर्जी बच्चे पॉजिटिव है और ये एनर्जी नेगेटिव है। अगर आपका डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब इस एलिमेंट का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी मैक्सिमम है, मतलब वो एलिमेंट अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। एसआरपी का वैल्यू, एसओपी का वैल्यू पॉजिटिव होना मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब उसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी हाई होगा। यही चीज लिखा गया बच्चे, आगे थोड़ा सा देख लो, अदरवाइज लिंक अगले क्लास में नहीं बन पाएगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो उसका ऑक्सीडेशन इजी हो जाएगा, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना, 4 इंपॉर्टेंट ऐसे है। अगर ये पूरे 3D सीरीज में ये जो कॉपर है, मतलब Mn+2 से, ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर मेटल +2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव फॉर कॉपर। कॉपर के Cu प्लस से Cu में जाना ये बहुत आसान काम है। इसके लिए एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बट अदर एलिमेंट के लिए, रिमेनिंग अदर एलिमेंट के लिए एसआरपी का वैल्यू, मतलब M+2 से M में जाने के लिए जो वैल्यू, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा, निगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि कॉपर अच्छा, कॉपर 3D सीरीज, जितने भी 3D सीरीज में एलिमेंट है, कॉपर जो होगा, कॉपर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है एज कंपेयर टू अदर 3D सीरीज एलिमेंट। क्यों, इसका रीजन भी बताया गया है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी Cu2+ से इज नॉट मच एनफ टू कंपेंसेट द सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह ये भी ध्यान रखना, +2 से +1 वाला सीरीज, एक पहला चीज है कि पहला, इसमें भी 3 केसेस है। फर्स्ट 2 केसेस तो इजीली समझ में आ जाता है बच्चे। फर्स्ट 2 केसेस जैसे है कि क्रोमियम का +3 से +2 में जाना, इसके लिए जो एसआरपी वैल्यू है निगेटिव है। निगेटिव इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे क्रोमियम का +3 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम का +2, क्योंकि क्रोमियम का +3 में D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका T2G में T2G हाफ फिल्ड हो जाता है। इसी तरह मैग्नीज में +3 और +2 में देखा जाएगा, इसका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि मैग्नीज +2 में +2 का D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये आसानी से यहाँ पर आना चाहता है, ये आसानी से यहाँ पर आना चाहता है बच्चे। इसी तरह सी वाला, ये जो सी है ना, ये रिमेंबर रखना, याद रखना कि Fe3+ से Fe+3 से +2 में जो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये तीनों याद रखना, ध्यान रखना, और एक कॉपर वाला +2 से 0 वाला ध्यान रखना। ये 4 टोटल ध्यान रखना कि उसका एसआरपी वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव होता है, किसके लिए निगेटिव होता है, और इससे क्वेश्चंस भी जेईई में पूछे हैं। इसलिए ये 4, मतलब कॉपर वाला एग्जाम्पल्स, क्रोमियम वाला एग्जाम्पल, मैग्नीज वाला एग्जाम्पल और आयरन वाला एग्जाम्पल्स आपको मस्ट रिमेंबर होना चाहिए। और इसी के साथ अगले क्लास में मैं 8 नंबर मैग्नेटिक मोमेंट से शुरू करूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।